साहब। मदद की है फरार होने में, उस बड़े ड्यूक की, उस डाकू की, उस हत्यारे की। भाइयों, इंसाफ के नाम पर मैं मांग करता हूं कि खुली अदालत में मुझ पर मुकदमा चलाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। गांव का मुंशी, मैं नीच, मैं कमीना, मेरे माथे पर कलंक का टीका है भाई। ये उस वक्त इन्हें पता कि कैसे मैंने चीख चीख कर कहा कि मुझे जंजीरों में जकड़ा जाए और राजधानी ले जाया जाए, क्योंकि मैंने उस शातिर फरेबी को अपने घर में पनाह दी थी गलती से, और ये गलती मुझे बाद में पता चली जब ये दस्तावेज मुझे अपनी झोपड़ी में बरामद हुए। ये नहीं पढ़ सकते। इन्हें पता कि ये दागी आदमी कैसे खुद को दोषी ठहरा रहा है, और इन्हें यह भी पता कि लगातार आधी रात तक पैदल चलने को मैंने तुझे कैसे मजबूर किया। हाँ, बराबर धमका धमका के ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया अब तक। पकड़ो मत शोआ। अरे तुम नहीं जानते, एक नया युग आ गया है। यह युग बिजली की तरह तुम सब पर टूटेगा। तुम खाक हो जाओगे शोआ, और पुलिस मिट जाएगी। हर बात की जांच पड़ताल होगी, सभी के सामने लाई जाएगी, और भविष्य में अगर आदमी गलती करेगा तो कबूल करेगा, क्योंकि वो जनता से बचकर निकल नहीं पाएगा। इन्हें यह भी बता कि मूर्ची बाजार से गुजरते हुए मैंने कैसे चीख चीख कर कहा भाइयों कि मुझे फांसी दे दो। अच्छा, तो फिर वो मोची बाजार वाले ने तुम्हें क्या जवाब दिया? कसाई बाजार वालों ने इसे तसल्ली दी, और मोची बाजार वाले हंस हंस के दोहरे हो गए। लेकिन यहाँ तुम लोग हो ना भाइयों। जज साहब कहाँ हैं? जज साहब? हाँ, ये रहे जज साहब। ये भाई भाई का जाप बंद करो। इस शाम ये जाप सुहाता नहीं क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये रहे जज साहब। ये जवाब गुसिनिया की जनता को आज तक नहीं मिला होगा भाइयों। श्रीमान, कहाँ है श्रीमान गवर्नर साहब? कहाँ है बड़े पादरी साहब? पुलिस के बड़े साहब? यहाँ है भाइयों, यहाँ। वाह, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। हमसे कहा कि उम्मीद थी। वही जो ईरान में हुआ। ईरान में क्या हुआ यार? 40 बरस हुए, सबको सूली पर लटका दिया गया। वजीर, टैक्स कलेक्टर, सभी। मेरे दादा बड़े आला आदमी थे, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। लगातार 3 दिन यही चलता रहा। अगर वजीर, टैक्स कलेक्टर ये सब फांसी चढ़ा दिए गए, तब राज किसने संभाला? एक किसान ने। फौज की कमान किसने संभाली? एक सिपाही ने। तनख्वाह किसने बांटी? एक रंगरेज ने बांटी। तुम भूल तो नहीं रहे, वो मजदूर तो नहीं थे? अरे लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ईरान में ये सब हुआ क्यों? क्यों हुआ? क्यों जरूरी है कि हर बात की कोई वजह हो? अरे तुम काहे को अपनी अकल घिसे डाल रहे हो मेरे भाई? लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई, और अंधेर कर दी। मेरे दादा वहां से एक गीत याद कर लाए। अच्छा, जिसे मैं और मेरा दोस्त हम दोनों गाकर सुनाए। इसने ये गीत तुम्हें सिखाया? हाँ, सिखाया था, पर आज मेरा गला खराब है। तुम सुनाओ। दफ्तर ठसाठस भरे हुए, अधिकारीगण कर रहे हैं सड़कों पर काम, नदियां उफन कर किनारों से बाहर बह जाती हैं, खेत बंजर पड़ जाते हैं, और अपना पजामा बांधने की तमीज नहीं जिन्हें, वे मुल्कों पर हुकूमत चलाते हैं, और जिनको 10 तक गिनती नहीं गिनाती, वे मुल्कों पर हुकूमत चलाने वालों के बनते हैं कारकुन। अन्न उपजाने वाले किसान खरीदारों के लिए नजर दौड़ाते हैं, दिखाई देते हैं भूख मरे जुलाहे करघों से घर वापस जाते हैं चीथड़ों में। यही न्याय है? मैं पूछता हूं, क्या यही न्याय है? हाँ, यही न्याय है। ये गीत तुम शहर में भी गाओगे? जरूर, क्या बुराई उसमें? देख रहे हो, आसमान लाल हो रहा है। हाँ, लाल हो रहा है। ये आग शहर के बाहरी हिस्सों की है। आज सुबह जब राजकुमार काजवेकी ने गवर्नर अवस्थी का सर कटवाया, तभी से मजदूरों, कारीगरों को बीमारी ने पकड़ लिया है, और सुबह ही उन्होंने शहर के जज को यहाँ लटका दिया।
वैसे वो बुरा आदमी नहीं है, बस कभी कभी यहाँ वहाँ से कुछ एक मुर्गियाँ दाल देता है। हाँ। और एक आध खरगोश भी। इस उथल पुथल में तुम लोग अपना उल्लू सीधा करने यहाँ आए हो हैं? मुझे तो खुद नहीं मालूम मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। तुम उन हरामखोर कालीन मजदूर कारीगरों के साथ हो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा वो गीत जो तुमने अभी अभी गाया, अरे वो मेरे दादा का था। अरे बुड्ढा निहायत ही बेवकूफ और एक नंबर का जाहिल। अच्छा, तो फिर वो अंग्रेज जिसने तनख्वाहें बांटी थी, वो ईरान का मामला है। बड़े ड्यूक को अपने हाथों फांसी पर ना चढ़ा पाने के लिए जो तुम अपने आप को कोस रहे थे, वो भाईजान मैंने अभी तो कहा, मैंने खुद उसे निकल भागने दिया था। हाँ, इसकी सोबत मैं भी खा सकता हूँ। ले, इसे फांसी पर चढ़ाओ। वो ईरान का मामला है भाइयों, ईरान का मामला है। गिनती पर कुर्सी। वो रहा तुम्हारा नया युग। दोस्तों, यहाँ हंसने की ऐसी क्या बात हो गई भाई? अगर इजाजत हो तो कुछ एक गंभीर बातें मैं कर सकूं। कल सुबह ही ग्रुसिनिया के राजकुमारों ने बड़े ड्यूक की निरंकुश सरकार का तख्ता उलट दिया है दोस्तों। उनके कई गवर्नरों का भी सफाया कर दिया, पर दुर्भाग्य से बड़ा ड्यूक बचकर भाग निकला है। अब ऐसे अहम मौके पर उन मजदूरों ने भी बगावत कर दी है जो हमेशा से फसादी रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमें ग्रुसिनिया में चाहिए शांति, 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 पूरी शांति और न्याय। इसीलिए दोस्तों मैं इसे लाया। ये होगा नया जज, बहुत ही काबिल आदमी। मेरा मतलब है दोस्तों, जनता खुद ही फैसला करे। इसका मतलब है कि जज का चुनाव हम लोग करें? बेशक, जनता ने एक काबिल आदमी को प्रस्तावित किया। तुम लोग सलाह मशवरा कर सकते हो। हम परेशान क्यों होता है लूमड़? तेरी ये नौकरी पक्की है। बस एक बार बड़ा ड्यूक पकड़ में आ जाए, उसके बाद हमें इन गधों के पिछवाड़े सहलाने की जरूरत नहीं। इनकी हालत पतली इसलिए है कि बड़े ड्यूक अभी तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं। और इसके लिए तो इस मुंशी को शाबाशी मिलनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि इसने अपनी नादानी में उन्हें भाग निकलने दिया। अब साला ऊंट किस करवट बैठेगा, ये घन चक्कर अभी इसी चक्कर में है। इसीलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, जनता खुद ही फैसला करे, ऐसी रट लगाए हुए हैं। और तो और अब तो ऐसे लोग भी ग्रुसिनिया में इंसाफ का राज चाहते हैं। बताओ, ये सब तमाशा है और हम तमाश भी चलना तो जब तक चलता है। मैं क्या कहता हूँ, ये मुंशी से पूछते हैं। ये मुंशी साला इंसाफ की जड़ पूंछ आगा पीछा दाया बाया सब जानता है। ए मुंशी, कन्नड़ जी यस, ये बात बताओ कि ये भतीजे को जज बनाया जाए? क्या कहते हो? अरे भतीजे को जज बनाया जाए, तुम्हारी क्या राय है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं मानता ही नहीं। तुम मुझसे झूठ मूठ पूछ रहे हो। अरे मजाक ही सही। बताओ, हाँ। तुम लोग इसे परखना चाहते हो, राइट। अच्छी बात है। कोई चोर लफंगा तुम्हारी हिरासत में है, नंबरी आदमी चाहिए, तभी ये अपनी काबिलियत दिखा पाएगा। गवर्नर के 2 भड़ुए डॉक्टर नीचे, उन्हें इस्तेमाल किया जाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। देखो, जब तक जज की नियुक्ति नहीं हो जाती, असली मुजरिमों को नहीं लाया जा सकता। अरे हो सकता है गधा ही हो, और वह भी दिख भी रहा है, लेकिन इसकी बाकायदा नियुक्ति होना चाहिए ना। वरना ये बात कानून के खिलाफ होगी। राइट। तो फिर अब किया क्या जाए? क्या जाए? मैं मुलजिम बन जाता हूँ। किस जुर्म का बनूं, मेरे लिए तय कर पाना मुश्किल नहीं। तुम? हाँ, दोस्तों, तुम लोगों ने कुछ तय किया? हाँ, हम लोगों ने किया है ना। शाबाश। क्यों ना एक बार आजमाइश कर लेनी चाहिए। हमारा दोस्त मुलजिम बनेगा और उम्मीदवार की जगह ये रहे।
ये अजीब बात है, पर खैर, ये सिर्फ खाना पूर्ति है लूंगा। कुछ पढ़ा बड़ा है कि नहीं? जीतता कौन है, तेज चलने वाला या धीमे चलने वाला? खामोश चलने वाला चचा हसन, खामोश चलने वाला। कार्रवाई शुरू की जाए। यहाँ कोई है जो मुझे पहचानता है? मैं बड़ा ड्यूक हूँ। ये क्या है? ये तो वाकई उन्हें जानता है। बहुत खूब, चलने दे। मुझ पर इल्जाम है कि मैं लड़ाइयाँ लड़ता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि बकवास, ये एकदम बकवास। अगर ये काफी नहीं है तो मेरे पास वकील भी है, करीब 500 वकील। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं इस मुकदमे की सुनवाई करूं? अब बुरा ना मानना दोस्तों, ये मुकदमा मुझे जरा अजीब लग रहा है। मेरा मतलब अपने मिजाज के ख्याल से। चालू रखो। चलने दो उमर। ठीक है, ग्रूसनिया की जनता बनाम बड़े ड्यूक, मुल्जिम अपना बयान दो। जो भी हो, मैंने खुद खबरें पढ़ी है। लड़ाई में हार हुई थी और जब लड़ाई शुरू हुई तो मैंने राय ली थी चचा काजबेकी जैसे देशभक्तों की। मैं चाहता हूं कि चचा काजबेकी को गवाही के लिए बुलाया जाए। बहुत ही मजेदार आदमी है। प्रस्ताव नामंजूर किया जाता है तो क्योंकि लड़ाई छेड़ने के लिए तुम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हर राजा को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लड़ाई छेड़ना पड़ती, लेकिन तुमने लड़ाई का संचालन ठीक तरह से नहीं किया, ये इल्जाम बनता है तुम। बकवास! संचालन मैंने खुद कतई नहीं किया, राजकुमारों ने किया था भाइयों, और उन्हीं ने सब गुड़गोबर किया है। तो तुम ये इनकार करते हो कि तुम सेनापति नहीं थे? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैं बराबर सेनापति रहा हूँ। जन्म लेते ही मैं धाय माँ पर सीखा, फिर कायदे से मैंने हगने की तालीम ली, हुक्म चलाने की आदत सीखी। अफसर हमेशा मेरे ही हुक्म पर मेरा खजाना लूटते थे। मेरे ही हुक्म पर अफसर हमेशा सिपाहियों की खाले उधड़वाते थे और मेरे ही हुक्म पर जमींदार किसानों की बीवियों के साथ सोते थे। और ये चचा काजबेकी ने मेरे ही कहने पर अपनी तोन बढ़ाई। इसे जवाब दो उमर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ड्यूक ड्यूक चचा, आज मैं जवाब दूंगा, लेकिन कानून की इज्जत रखते हुए। मुल्जिम, तुम भी कानून की इज्जत का ख्याल रखो। मुझे मंजूर है, मैं भी तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कार्यवाही जारी रखी जाए। मुझे हुक्म देना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, तुम्हारा दावा है कि राजकुमारों ने तुम्हें लड़ाई के लिए मजबूर किया, तब ये दावा कहाँ ठहरता है कि उन्होंने ही सब गुड़गोबर किया? उन्होंने पूरी फौज नहीं भेजी, रुपयों का गबन किया। वे बीमार घोड़े लाए और हमले के वक्त नशे में धुत रंडियों के कोठे पर पाए गए। मैं कहता हूं कि चचा काजबेकी को गवाही के लिए बुलाया जाए। तो ये भयंकर इल्जाम तुम लगाते हो कि देश के राजकुमार लड़े ही नहीं? राजकुमार लड़े, लेकिन राजकुमार फौजी ठेकों के लिए लड़े भाइयों। बस, अब बहुत हो गया। ये आदमी कारीगर मजदूरों की तरह बात करता है। इसे ले जाओ, फांसी दो इसे। तुम चालू रखो। खामोश! इसके गले में फंदा डाला जाए, इसे फांसी पर चढ़ाया जाए, लड़ाई हारने के जुर्म में। दोस्तों, ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ, नौजवान, ले जाओ उसे। नौजवान, मैं तुम्हें गंभीरता से एक राय देता हूं कि कुत्ता अगर भेड़िए की तरह गुर्रा है तो किसी काम का नहीं रहता। इसे फांसी दो। जनता ये जान गई है कि बड़े ड्यूक भी राजकुमारों की जबान में बोलने लगे तो वह राजकुमारों और बड़े ड्यूक को सभी को फांसी दे सकती है। इसे फांसी दो लूमर। खैर, फैसला रद्द। वजह लड़ाई में हार हुई, लेकिन राजकुमारों की नहीं। राजकुमारों ने अपनी लड़ाई जीत ली। 38,63,075 राजकुमारों ने उन घोड़ों के नाम पर खाए, फौज को कभी गए ही नहीं। इसे फांसी दो। 40,80,000 राजकुमारों ने उस रसद के नाम पर खाए जो फौज को कभी गई नहीं। इसे फांसी दो। इसलिए राजकुमारों की तो जीत हुई भाइयों, लेकिन ये लड़ाई हारी है रूसिनिया की जनता ने, जो आज इस वक्त इस अदालत में मौजूद ही नहीं। बस अब हो गई। जेल के पंछी, तुम अब जा सकते हो। दोस्तों, ग्लूसिनिया की जनता के सामने नए जज की नियुक्ति का फैसला तुम अब ले सकते हो। जल्दी जल्दी लो दोस्तों, नए जज की नियुक्ति का जज का लगा लो, उतारो। लगा जाओ। चलो जाओ, चलो। अरे तुम निकले यहाँ से, चलो, चलो जाओ। हटाए कि नहीं?
दादे को बैठाया जाए। अब तक जज की कुर्सी पर जितने भी बैठे वो बदमाश हुआ करते थे, लेकिन आज एक बदमाश को ही जज बनाया जा रहा है। गुरुसिंह की आवाम, ये रहा तुम्हारा नया जज। आओ शोभा आओ, बाहर आ जाओ। हाँ, यहाँ रखो कुर्सी, यहाँ रखो। बहुत अच्छे, रखो। देखो, इंसाफ को चाहिए कि इसे कभी बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। नींबू के बाग से कितनी बढ़िया हवा आ रही है। और इंसाफ को चाहिए कि इसे खुले में किया जाए, क्योंकि हवा जब इसके घाघरे को ऊपर उठाती है तो पता चलता है कि नीचे क्या है। हाँ, तो आज का मुकदमा क्या है? अभी पेश करता हूँ। ससुर, बहू, नौकर अदालत में हाजिर हो। ए गरीबों की शक्ल वाले, तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे, जल्दी करो। तो मामला तुम्हारी बहू का है। जी सरकार, इस बदमाश ने मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया सरकार। अच्छा, ऐसा क्या किया इसने? घर की इज्जत क्या है सरकार? मैं अपने बेटे की तरफ से मामला पेश करना चाहता हूँ। वो पहाड़ों को इस पार करने गया हुआ है सरकार, और इस साइज ने मेरे घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और ये रही मेरी बहू। देखो ससुर जी, मामला शुरू हो इससे पहले मैं बता दूं कि मैं लेता भी हूँ। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। ये लीजिए, पूरे 1000 रुपये। बहुत अच्छे। अब बयानों और दरबयानों का किस्सा छोड़ा जाता है, क्योंकि मामला बलात्कार का है। शुरू करो। सरकार, इस बदमाश ने मेरी बहू लुडविका को घास के ढेर में गिरा लिया था सरकार। इसने गिराया ही था कि मैं पहुंच गया सरकार। अच्छा, अस्तबल, खूबसूरत घोड़े। मुझे चितकबरी घोड़ियां खास तौर से पसंद है। मुझे भी। चुप रहो। सरकार, मैं अपनी बदकिस्मत बहू को अपने बेटे की तरफ से बहुत डांटा पड़ा। मैंने कहा ना, मुझे चितकबरी घोड़ियां खास तौर से पसंद है। सरकार, मेरी बहू लुडविका ने मंजूर किया कि साइस ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था सरकार। लुडविका, जरा अपना घूंघट हटाओ। अदालत को तुम पसंद आए लुडविका। मुझे भी। अब बता दे, सब कैसे हुआ? हुजूर, जब मैं अस्तबल में नए बछड़े को देखने गई थी ना, हाँ? तो साइस वहाँ मौजूद था। अच्छा। और मुझसे कहने लगा, बड़ी गर्मी है, फिर? और मुझे पकड़ लिया। हाँ। और मुझे बहुत गुस्सा आया। और फिर ना, जब मैं इसके पापी इरादों को समझ पाती, हाँ? सब हो गया। ओह। और ससुर जी वहाँ गलती से पहुँचे, और फिर गलती से ही इनका पैर मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, गलती से। सरकार, वो जो घोड़दार में काली घोड़ी है ना सरकार, हाँ। उस पर हम चढ़ते हैं सरकार अपने बेटे की तरफ। ओ, अपने बेटे की तरफ से। गरीब, तुम कबूल करते हो कि तुमने शुरुआत की थी? हाँ। सच कह रहे हो? लुडविका, तुम्हें मीठी चीजें खाना पसंद है? बहुत ज्यादा। और देर तक टब में बैठकर नहाना? आधा पौना घंटा, वो भी ठंडे पानी से। बहुत अच्छे। सरकारी वकील, अपना छुरा जमीन पर डाल दो। जल्दी करो। प्यारी लुडविका, जाओ और जाकर वो छुरा उठा ला। देख रहे हो कैसे हिल रहे हैं ये? मामला सिद्ध हुआ लुडविका। खूब खाना, खास तौर से मीठी चीजें,
और देर तक टब में बैठकर नहाना, जिससे जो चमड़ी पर चिकनापन आता है ना, उसी से तुमने इस गरीब का बलात्कार किया है। तुम क्या समझ रही थी ये कुल्हे मटकाने से अदालत तुम्हें छोड़ देगी? ये मामला एक खतरनाक हथियार से जानबूझकर हमला करने का है, और तुम्हें अदालत ये हुक्म देती है कि वो चितकबरी घोड़ी तुम अदालत के हवाले करो, जिस पर तुम अपने बेटे की तरफ से चढ़ना पसंद करते हो, ठीक है? और लुढ़का तुम मेरे साथ अस्तबल में चलो। देखो जहाँ घटना हुई थी उसका मुआयना भी करना पड़ेगा ना। आओ। आज का मुकदमा क्या है शोभा? हुजूर, मामला जमीन का है। एक बुढ़िया ने किसान की जमीन को हड़प लिया है। एक बुढ़िया ने हाँ जमींदारों की जमीन को? हाँ। बुलाओ। अभी। मुल्जिम फरियादी दोनों अदालत में हाजिर हो। जनाब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बूढ़ी माँ? हुजूर, मेरे पति मेरे लिए एक खेत का टुकड़ा और थोड़ी सी जमीन छोड़कर गए थे, और कुछ दिन पहले इन लोगों ने धोखे से मुझसे दस्तखत करवाए और सारी की सारी जमीन हड़प ली। हुजूर, मैं सड़क पर आ गई। हुजूर, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या ये बुढ़िया सही कह रही है? जनाब बुढ़िया झूठ बोल रही है। ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। वो जमीन भी हमारी है और खेत भी हमारे हैं। बिल्कुल। मैं कैसे मान लूं? इन्हें पूरा मामला बताओ। जनाब पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। करीब 2 साल पहले ये बुढ़िया और इसका पति हमारे यहाँ मजदूरी के लिए आए, और इन दोनों पर तरस खाकर हमने अपनी जमीन पर इन्हें काम पे रख लिया, और वहीं पास की जमीन रहने के लिए भी दे दी जनाब। पर देखते ही देखते इस बुढ़िया और इसके पति ने जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जमीन के कागजात हैं। रुको। माय लॉर्ड, जो कुछ भी इस बुढ़िया ने कहा है वो सच है, और इस डाकुओं ने जबरदस्ती छीन लिया था। अच्छा, वैसे आपकी तारीफ? मैं इस इलाके का बादशाह हूँ। बादशाह के लिए एक सुराही शराब। जनाब दोनों मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मैं कि कहता वही हूँ, आदमी चुप है। रहो। वही आदमी है, इसका रिश्तेदार, इसका बहनोई। गरीबों पर अत्याचार करने के लिए तुम दोनों पर 500-500 प्याज का जुर्माना, और बूढ़ी माँ तुम, ये सारी जमीन जायदाद आपकी है। बस कभी कभार एक सुराही शराब के लिए बुला लीजिएगा। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम हालेलुया। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी गुलामी के दिन अब गिने चुने हैं शोभा, और दिने नहीं, शायद मिनट भी। बहुत दिनों से मैंने तुम पर बुद्धि और विवेक की इस्पाती लगामें लगा कर रखी, जिससे तुम्हारा ये गंदा सा मुंह लहूलुहान हो गया। विचार भरी बहसों के कोड़े तुम पर बरसाए और तर्कों से तुम्हारे साथ बदसलूकी की। लेकिन ये उलझनों और हलचलों वाला युग अब बीत रहा है शोभा, अब बीत रहा है। लेकिन वो महान युग अभी तक आया नहीं है। वो किताब लेकर आओ जिस पर मैं बैठना पसंद करता हूँ, जल्दी। ये लीजिए हुजूर। ये देश के कानूनों की किताब है। तुम इस बात की गवाही दे सकते हो कि मैंने इसका हमेशा इस्तेमाल किया है। हाँ, कुर्सी पर रखकर बैठने के लिए। अब जरा इसमें ये तो देख लूं कि वे कानूनन मेरे साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने गरीबों को हमेशा छोड़ा है शोभा, और इसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। और मैं कहीं छिप भी नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया मुझे जानती है। हुजूर, कोई आ रहा है। शालवा, ये
जो आपकी हर सेवा में हाजिर है। ये गवर्नर साहब की पत्नी मैडम नताला आबा शिवली। सालों पहले इनके छोटे बच्चे को इनकी एक नौकरानी लेकर भाग गई थी। उसे वापस लाया जाएगा सरकार, मैं आपकी हर सेवा में हाजिर रहूंगा। वो नौकरानी इन मैडम के बच्चे को अपना बच्चा बताते फिर रही है। उसका सर कलम कर दिया जाएगा सरकार, मैं आपकी हर सेवा में हाजिर रहूंगा। वेरी गुड। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए असदक, बच्चे की कस्टडी मैडम को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सरकार। बस फिलहाल तो तुमसे इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। चले नताला। शायद मुझे ये आदमी बहुत ही बेहुदा लगता है। अरे मैडम मेरी बात सुनिए। बड़े लोग घूस में बड़ी रकम नहीं देते, इसलिए अपने जैसे लोग कभी कभी छूट जाते हैं। आगे जरा साथ दे दे, बस इतना ही चाहिए। मैं दुआ मांग लेती हूँ, इशू करे जज नशे में हो। हाँ। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आता, इतनी मुसीबतों के बावजूद तुम इस बच्चे को क्यों पालना चाहते? एक तो ये तुम्हारा नहीं है, ऊपर से जमाना ये लगा हुआ है। वो मेरा है, मैंने पाला है उसे। तुमने कभी सोचा नहीं अगर वो आ गई तो क्या होगा? शुरू में सोचा था कि वापस दे दूंगी, लेकिन वो आई ही नहीं। मंगनी के कंबल से कहीं सर्दी जाती है क्या? पर तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हारे लिए कसम खाकर कह दूंगी, जब बलवा शुरू हुआ था गुरुवार की शाम को, तब तुम इसे लेने आई थी। पर साइमन के साथ तुमने बड़ी जाती, मैंने बात की थी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो नहीं समझना चाहता तो ना समझे, मैं उसे लेकर अभी परेशान नहीं होना चाहती। ये बात तो वो भी जान गया है गुरुशा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और तुमने शादी कर ली है। ये उसकी समझ में नहीं आता। मैं किसी से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैं इस बच्चे का बाप। ठीक। साथ ही ये भी कह दूँ कि इससे ना कहीं मैं बंध जाता हूँ ना ही तुम। ये बात ही बेकार है साइमन, ये शादीशुदा है। ये इसका मामला है, बार बार कुरेदने से मतलब। ठीक। जज कहाँ है? कहाँ है जज? मुझे छुपा लो, मुझे नूखा वापस ही नहीं आना चाहिए था। ये तो वही हथियारबंद है जिसे मैंने मारा था। लगता है वो गायब हो गया। चल आजा। ये तो वही है। छोटा, क्या हुआ? तुम जानते हो उसे? नहीं। ये वही है जिस पर आबा शबली के बेटे को चुराने का इल्जाम है। अगर इसके बारे में तुम कुछ भी जानते हो तो तुम्हारी जेबें भर सकती है। अबे नहीं बताया रे, वो जाए बाहर में। चल जल्दी आ। इसने तो पहचानने से इनकार कर दिया, नहीं तो इसे बताना पड़ता कि बच्चे का पीछा कर रहा था। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने बच्चे को बचाया था इससे। ओह जीसस, यहाँ तो उन आम लोगों से पिंड छूटा। मुझे उनकी बू बर्दाश्त नहीं होती। शालवार फौरन सिरदर्द होने लगता है। देखिए मैडम, जब तक अजदक की जगह कोई नया जज नहीं आ जाता है तब तक आप जो भी बोलें उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहिएगा। पर मैंने ऐसा क्या कहा? ये जनता के सीधे साधे लोग हैं और मैं इन्हें बेहद प्यार करती हूँ। सिर्फ इनकी बू मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैडम, यहाँ देखने वाले भी ज्यादा नहीं है, सबके सब अपने घरों में दुबके बैठे हैं। शहर के बाहर हिस्से में मारकाट जो चल रही है। क्या यही है बताया? मैडम नताला, मैं अनुरोध करता हूँ कि जब तक बड़ा ड्यूक नए जज की नियुक्ति नहीं कर देता है, कम से कम तब तक आप ऐसे कोई भी आपत्तिजनक शब्द मुंह से ना निकालें और हमें ये पता नहीं चल जाता कि हमारा पिंड इस जज से छूट गया। क्योंकि सही बताऊं मैडम, मैंने तो आज तक इतना टुच्चा जज कभी नहीं देखा। पर अब समय नहीं है, सब कुछ सही होने जा रहा है मैडम। अगर इन्हें अजदक का डर ना होता ना तो तेरे सर के सारे बाल नोच डालते। भाग रहा। मुझे तो इससे उसी वक्त चिढ़ हो गई थी जब मैंने इसे पहली बार देखा था। मैडम मैं भी नहीं देख सकता, एक चीथड़ा दे दो भाई मुझे। क्या है जो देखोगे? तुम्हें तुम कुत्तों को नहीं देख सकता मैं। तुम्हें कोई दूसरा जूता चाटने को मिल गया है लगता है, या फिर एक दूसरे की गर्दनें नापना तुमने शुरू से शुरू कर दी है। ठहरो।
बड़े ड्यूक का एक फरमान लाया हूं। इसमें नियुक्ति की नई सूचनाएं हैं। सावधान! नए जज के संबंध में कहा गया कि हम एक ऐसे आदमी की नियुक्ति करते हैं, साथ ही उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा की। वो आदमी नूखा का निवासी है और उसका नाम है अजदक। यहाँ अजदक कौन है? ये बंदा खड़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसे आजाद करो। चलो जी। बहुत अच्छे। लाल शराब आप सबसे मीठी वाली। जल्दी दफा हो जाओ। हाँ, तो मामला शुरू हो इससे पहले मैं बता दूं कि मैं लेता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। हुजूर, एक कहावत मशहूर है कि ओस से कभी कुआं नहीं बढ़ता। श्रीमान, मुकदमा एकदम साफ है। इसने एक बच्चे को उड़ाया है और अब उसे सौंपने से इनकार करती है। एक बहुत खूबसूरत चेहरा। कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि मैं सिर्फ खाली सच सुनना चाहता हूं, खास तौर से तुमसे। श्रीमान, खून कहते हैं पानी से गाढ़ा होता है और ये पुरानी कहावत है। अदालत वकील की फीस जानना चाहती है। मैं समझा नहीं श्रीमान के। ओह, तो इस अजीब सवाल का जवाब है 575। अजीब सवाल सुना तुमने? समझा? सवाल अजीब है, लेकिन ये मैं क्यों पूछता हूँ? क्योंकि एक अच्छे वकील की बात में जरा दूसरे तरीके से सुनता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान, सब रिश्तों से बड़ा खून का रिश्ता होता है। एक माँ और एक बच्चा, क्या दुनिया में इससे बड़ा रिश्ता भी कोई हो सकता है? श्रीमान, क्या एक माँ अपने बच्चे से अलग रह सकती है? श्रीमान, प्यार की पवित्र भाव तरंगों में ये इसकी कोख में आया। इसने अपनी कोख में रखकर इसे खून से सींचा, प्रसव की वेदना सही श्रीमान। और श्रीमान, देखा गया है कि एक शेरनी भी अगर अपने बच्चे से अलग हो जाती है तो जंगल जंगल मारी मारी छटपटाती हुई फिरती है, सूख कर कांटा हो जाती है माय लॉर्ड, सूख कर कांटा हो जाती है। और फिर इन्होंने जो कुछ भी अभी तक बका है और जो ये आगे बकेंगे, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बच्चा मेरा है। बस मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे साबित कर सकोगे। बहरहाल तुम मुझे ये बताओ, ये जो बच्चा है तुम्हें क्यों दे दिया जाए? क्योंकि मैंने इसे पाला पोसा है अपनी अक्ल और आत्मा से। इसके लिए खाने के लिए जो बन पड़ा वो मैंने जुटाया, हर तरह की मुसीबत मैंने सही। ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि इसके सर पे छत ना रही हो। मैंने सब किया। इसे मैंने बहुत प्यार से पाला है। अभी तो देखिए कितना छोटा सा है। श्रीमान, इसने अपने और बच्चे के बीच के खून के संबंध का जिक्र कतई नहीं किया है और ये बात अदालत में गौर करने लायक है श्रीमान। अदालत ने गौर किया है वकील। धन्यवाद गौर किया है। धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान, अब इजाजत दीजिए कि एक औरत जिसने बहुत कष्ट उठाए हैं, जो अपने पति को खोकर डर रही है कि कहीं उसका बेटा भी उससे ना छिन जाए, आपके सामने चंद बातें कह सकती। इजाजत है। स्वर्गीय गवर्नर की पत्नी श्रीमती नताला आबाशिवली। माय लॉर्ड, मेरी खोटी किस्मत मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपको अपने प्यारे बच्चे को लौटाने के लिए कहूँ। मैं आपसे कैसे बयां करूँ कि ये दुखी माँ की आत्मा कैसे खलपती है, कि उसके दिल पर क्या गुजरती है, कि वो रातें कैसे छटपटा हो जनाब, इस औरत के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो खून खौला देने वाला है। इस औरत को अपने पति के महल में घुसने तक की इजाजत नहीं है जनाब। यहाँ तक कि रियासत की सारी आमदनी पर पाबंदी लगा दी गई है। जनाब, इसे बड़ी बेरहमी से ये बताया जाता है कि रियासत की सारी आमदनी इस बारिश के हक में कर दी गई है। जनाब, इस बच्चे के बगैर ये औरत कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अपने वकीलों को फीस भी नहीं दे सकती ये औरत। जनाब,
क्यों ना ये बात हम साफ साफ और अभी रखते कि सारा मामला गवर्नर की जायदाद का। वकील साहब, हमने तय किया था। वही तो हुआ। जी हाँ माय लॉर्ड, इस मुकदमे के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि श्रीमती नताला को अपनी पति की इतनी बड़ी रियासत बेच सकने का हक भी हासिल है। पर माय लॉर्ड, मैंने ये भी का प्रयोग खास मतलब से किया है, क्योंकि फिलहाल और हमारे सामने एक औरत की मानवीय विडंबना है माय लॉर्ड, जो कि मिसेस नताला ने पहले ही अपने दर्द भरे बयान में स्पष्ट कर दी है। माय लॉर्ड, अगर माइकल अपने पिता की संपत्ति का वारिस नहीं भी होता है, तो भी वो अपनी एक माँ का प्यारा बेटा तो रहेगा। ठहरो वकील, आपकी ये जायदाद वाली बात ही महत्वपूर्ण है। ये अदालत के दिल को छू गई है। धन्यवाद श्रीमान। और यही मानवीय भावनाओं का सबूत है। जनाब, अब ये बात तो हम साबित कर ही सकते हैं कि जिस औरत के पास बच्चा है वो बच्चे की असल मां नहीं है। जनाब, मैं अदालत के सामने कुछ साफ और सीधी बातें रखना चाहूंगा। रखो। घटनाओं का दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला कुछ यूं बीता कि जिस रात अचानक मां नताला आबाशुली को महल छोड़कर भागना पड़ा, उस रात दुर्भाग्य से बच्चा माइकल वहीं छूट गया। और देखा गया है जनाब कि उस रात बावर्ची खाने की नौकरानी ग्रूशा महल में मौजूद थी और जनाब ये बच्चे के साथ व्यस्त देखी गई है। हाँ, और उसकी मालकिन पोशाकों के लिए परेशान थी जो उन्हें साथ लेके जानी थी। और जनाब 1 साल बाद नौकरानी ग्रूशा पहाड़ों में देखी गई और वहीं उसने शादी भी कर ली। ये लड़की, तुम उन पहाड़ों पे कैसे गई? पैदल चलकर। पर बच्चे तो तब भी मेरा ही था। इस बच्चे का बाप मैं हूँ सरकार। इसकी देखभाल मैंने भी की थी सरकार। जनाब, इस औरत और उस आदमी के संबंध को देखते हुए इस बात पर यकीन कतई ना किया जाए। तो तुम वो आदमी हो जिसने इससे पहाड़ी गांव में शादी की? नहीं जनाब, इसने एक किसान से शादी की है। क्यों 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 क्यों? क्या ये बिस्तर पर ठीक नहीं है क्या? बात वहां तक नहीं पहुंची थी। मैंने तो बच्चे के लिए शादी की थी, क्योंकि ये तो जंग पे था। और अब ये तुमसे शादी करना चाहता मैं अपने बचाव में। नहीं, मैं अब आजाद नहीं हूँ सरकार। तो फिर ये बच्चा जिसे तुम अपना कहती हो आवारगी का नतीजा है। बताओ फिर ये किस तरह का बच्चा है? क्या ये कोई गली कुचों से उठाया हुआ बच्चा है या फिर अमीर खानदान का है? ये बस एक बच्चा है। मेरा मतलब है शुरू से ही इसके नाक नक्श खूबसूरत थे। जी, इसके चेहरे पे नाक थी। इसके चेहरे पर नाक थी। तुम्हारा ये जवाब बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। दर्शकों, मेरे बारे में कहा जाता है कि एक बार मैं फैसला देने से पहले बाहर जाकर गुलाब की झाड़ियों को सूंघ कर देखता हूँ। आजकल ये छल कपट के खेल के लिए बहुत जरूरी हो गया। खैर, किस्सा कोता कि अब मैं तुम्हारी झूठी बातों को नहीं सुनूंगा, खासकर से तुम्हारी। मुझे सब पता है, मुझे धोखा देने के लिए तुम लोगों की मिली भगत है। ये किस्सा बीच में ही तोड़ा गया है। मैंने देखा था कि घूस ली गई है। बको मत, तुमने मुझे कहानी कोड़ी भी नहीं दी है। मेरे पास है ही नहीं इसलिए। सही कहा, मुझे कंगालों से आज तक कभी कुछ नहीं मिला। अरे हो सकता है मैं भूखा ही मरूं, लेकिन तुम्हें इंसाफ चाहिए। क्या तुम उसके दाम देने को तैयार हो? अरे गोश्त वाले की दुकान पर जाती हो तो जानती हो कि दाम देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ अदालत में ऐसे चले आए जैसे मेरी शादी का भोज हो। हुजूर, एक मिसाल बहुत मशहूर है कि घोड़े के जब नाल लगाई गई तो मक्खी ने पांव बढ़ा दिया। अपने नापदान में पड़ा हीरा पहाड़ी नदी में पड़े पत्थर से बेहतर है। मछुए ने चेचुए से कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, चलो मछलियां मार लाएं। नौकर बोला मैं अपना मालिक खुद हूँ, और उसने अपना पैर काट डाला। मैं तुम्हें अपने बाप की तरह प्यार करता हूँ। जार ने किसान से कहा और अपने बेटे का सर कलम कर दिया। बेवकूफ, अपनी कुल्हाड़ी अपने ही पैर मारता है। हुजूर, हर पदौड़े को अपना पात खुशबूदार ही लगता है। बस अदालत में गंदी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए 10 पियासर जुर्माना। इंसाफ क्या होता है ये सबक तुम सीख जाओगे। साहब, ये किस्म तो बहुत ही बढ़िया है आपका। आप हम पे इसलिए डूब पड़ते हो ना कि हम इन लोगों जैसी लच्छेदार बातें नहीं करते, क्योंकि वकीलों को लेकर आते हैं। बिल्कुल सही कहा, तुम लोग ठेठ गधे हो। अरे तुम्हारी गर्दन भी मार दी जाए ना तो कम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आप तो बच्चा इन्हें दे देना चाहते हैं जो सिर्फ अभी चाहते हैं, जिन्हें बच्चे के पोतड़े तक बदलने की तमीज नहीं है, तुझे खुद इंसाफ करने की तमीज नहीं है। तुझसे ज्यादा तो मुझे ही आता है। तुमने सही कहा, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, भगवान आदमी हूँ। अरे इस लबादे के नीचे पहन सकने के लिए मेरे पास ढंग का कपड़ा भी नहीं है, तुम खुद देख लो। खाने और पीने में ही सब कुछ चला जाता है।
साला मैं गुरुकुल का पढ़ा लिखा हूँ, ये बात याद आ जाने की खातिर तुम पर 20 भी अफसर जुर्माना। अदालत का अपमान करने की सजा समझी। और तुम्हें ये भी बता दूं, तुम एक नंबर की बुद्धू लड़की हो। तुम्हें चाहिए था कि कभी कभी आंखें मटका कर और यूं खुले हिलाकर मुझे अपने वश में कर लेती, लेकिन तुमने मुझे अपने खिलाफ कर लिया है। 30 75 कर दे, 40 कर दे। मैं यही कहूंगी जो तेरे इंसाफ के बारे में सोचती हूँ। शराबी कीड़े, तू तेरी ये मजाल कि मुझसे इस तरह बात करे। तूने अपने आप को इन लोगों का चाकर बना दिया है ताकि इनके बड़े बड़े घर इनसे ना छिन जाए, क्योंकि इन्होंने तो वो घर किसी और से छीने थे, क्योंकि घर पर खटमलों का कब्जा होने लगा। तूने अपने आप को इनका झंडा बरदार बना दिया है, वरना ये अपनी लड़ाई में हम लोगों का इस्तेमाल कभी नहीं करते। और अब मेरे दिल में तेरे लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, जरा भी इज्जत नहीं है, क्योंकि चोर डकैत के लिए इज्जत हो ही नहीं सकती। उन्हें तो चाहिए छुरा हाथ में लेके गर्दनें उड़ाते जाए। मैं जानती हूँ कि तू ये बच्चा मुझसे ले सकता है, मैं जानती हूँ, ले जा, एक दफा नहीं 100 बार ले ले। लेकिन मैं यही कहूंगी कि तेरी कुर्सी पर तेरे जैसे हरामी और बच्चों के साथ बलात्कारियों को बैठा देना चाहिए, क्योंकि फांसी पर चढ़ाए जाने से बढ़कर यही सजा हो सकती है। हो गया? अब 60 होंगे, और अब मैं तुम्हारी इस चिक में उलझा भी नहीं रहूंगा। ये अदालत है, कोई भटियार खाना नहीं है। तो एक जज के तौर पर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी भाई? और मुझे तुम्हारे मामले में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। शोभा, 20 मिनट के लिए ये मुकदमा मुलतवी किया जाता है। वो मियाँ बीवी को बुला, जिसे तलाक चाहिए था। जी, आप लोग आ जाइए। बूढ़ा और बुढ़िया अदालत में हाजिर हो। चल खुलना। अरे अदालत में वृद्धा पेंशन नहीं दी जाती है। नहीं, ये अभी अपने आप को जवान समझते हैं, इन्हें तलाक चाहिए। तलाक से आजकल ये ऐसे मुकदमे क्यों आ रहे हैं शोभा? क्या हुआ? हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते सरकार। कब से? 40 साल से। 40 साल से एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। पता नहीं साथ क्यों रह रहे थे। देखो मेरी बात सुनो दादा, तुम्हारा मुकदमा बड़ा है, अदालत इस पर गौर करेगी। तब तक आप वहां जाकर बैठिए। ठीक है। अरे नहीं, वहां जाकर बैठिए। आप लोग आ जाइए, बच्चे को लाओ। ये लड़की इधर आ। देखो, मैंने महसूस किया है कि इंसाफ के नाम पर तुम्हारे दिल में कुछ नाजुक भावना है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा है मुझे नहीं लगता। अगर ये तुम्हारा ही होता तो भी क्या तुम नहीं चाहती कि इसके पास धनवान हो जाए, ये धनवान हो जाए? तुम्हें बस इतना भर कह देना है कि ये तुम्हारा नहीं है। बस इतना कहते इसके पास महल होगा, घुड़सार में सैकड़ों घोड़े होंगे और द्वार पर सैकड़ों भिखारी होंगे, सहन में सैकड़ों जरूरतमंद होंगे। बोलो, लगता है मैं तुम्हें समझा गया। वो मेरा है, पाला है मैंने उसे, जानता है वो मुझे। देखो तो सही, कैसे चिथड़े पहना कर लाई है मेरे माइकल को। नहीं, ये तो गलत है, मुझे समय नहीं दिया गया कि मैं इसे नए कपड़े पहना पाती। ऐसा लगता है जैसे सुअरों के बाड़े से आया हो। सुअर को आने वो खुद भी जानता है। कहाँ छोड़कर चली गई कभी? छोड़ो। मैडम आपको समझाया गया था। जनाब वादी का धीरज खोता जा रहा है। वादी और अपराधी, तुम दोनों के मामले को अदालत ने सुना है, लेकिन ये तय नहीं कर पाई कि बच्चा किसका है। फिर भी एक जज के तौर पर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं बच्चे के लिए एक असली माँ चुनूं। सो एक इम्तिहान हो। शोभा, खड़िया का एक टुकड़ा ला। जी। जी, गोल घेरा बना दो। बना दिया। बहुत अच्छे। अब बच्चे को बीच में खड़ा करो। अब तुम दोनों बच्चे के पास में खड़े हो जाओ। महारानी जल्दी करो। दोनों बच्चे के हाथ पकड़ लो।
जिसमें इतनी ताकत है कि वो बच्चे को अपनी तरफ खींच ले, बच्चे की असली माँ को। जनाब मैं एतराज करता हूँ। मेरा एतराज इस बात पर है कि गवर्नर की जायदाद का फैसला जो बच्चे के हक में है, उसका फैसला जनाब इस खींचातानी से ना किया जाए। बिल्कुल सही। और जनाब हमारी मुवक्किल उतनी तगड़ी नहीं है जितनी की वो औरत। जनाब अपना गंदा सा मुंह बंद रखो, दिखने में अच्छी खासी लग रही हो। अब बच्चा खींचो यार। जनाब क्या कहा था? खून का रिश्ता। ये लड़की, तुम्हें क्या हुआ? तुमने खींचा क्यों नहीं? मेरे हाथ से फिसल गया वो। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैंने अभी जो कुछ बोला मैं सब वापस मांगती हूँ। इसे थोड़े दिन मेरे पास रहने दीजिए जब तक ये 2-4 शब्द बोलने लगे। अदालत पर असर मत डालो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें 20 से ज्यादा शब्द नहीं आते। जनाब एक मौका दे दीजिए। मछुए ने चेचुए से कहा। बच्चे को बीच से खड़ा करो यार। मैडम खींचिए। माइकल हमारे मैडम खींचिए। मैंने उसे पाला है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख सकती। मैंने पाला है उसे। ए, वो मियां बीवी को आगे करो। जी। दादा, दादा, आपका नंबर आ गया। नंबर आ गया। यहीं खड़े होना। अदालत ने यह तय किया है कि भूषा और उसके गांव वाले आदमी को तलाक दिया जाता है। साथ ही दादा, तुम लोग कितने साल से साथ रह रहे हो? बताया तो था 40 साल। 40 साल। तो 40 साल और साथ में रहो। अरे मैं सुनो, अगर 40 साल बाद तुम्हें तलाक चाहिएगा तो मैं तो यहीं बैठा हूँ ना। अब मैं ना रह पाऊँ इस औरत के अरे साथ। रह लो दादा, 40 साल की तो बात है। चलो। हाँ हाँ, आ जाओ यहाँ से। और इस तरह अदालत ने यह भी तय कर लिया है कि ये बच्चा किसका है। तो बेटा, थैंक यू अजदक। अरे थैंक यू की क्या बात है, मेरा तो फर्ज था ये। माना नहीं इसकी असली माँ। ये लड़की, इसे पकड़ो और हवा हो जाओ यहाँ से। और मेरी मानो तो चार में दिखना मत। अरे बंद करो यार, तुम्हारी औरत किसी और के पास जा रही है। तुम यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। धोखाधड़ी के जुर्म में तुम पर जुर्माना ठोक दूंगा। निकल यहाँ से। और तुम्हारी जमीन जायदाद अदालत के नाम की जाती है। नताला, नताला। और उस जमीन पर बच्चों के लिए खेल का पार्क बनाया जाएगा। वैसे भी शहरों में अब बच्चों के लिए जगह कम ही रह गई है। साथ ही ये सब मैंने किया है, इसलिए उसका नाम होगा अजदक क्रीड़ांगन। और अब ये मैं जजी का लबादा भी उतारता हूँ। सूरमा बनना मेरे बस की बात नहीं। कैसा लगा शोभा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। द्रुषा के 30 पियास्तर मुझे इसकी जरूरत भी थी। ये बहुत काम आएंगे शोभा, बहुत काम आएंगे। न्याय का होगा सवेरा एक दिन
विद्यार्थियों के साथ आपका परिचय हो जाए। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। मैं रोहित कुमार उत्तर प्रदेश से। रक्षा कंवर भोपाल से। मन तिवारी गुना मध्य प्रदेश। अशोक रायदास उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। दीक्षा सेंगर इंदौर से। राजेंद्र कौशिक उज्जैन। शुभम भावसार इंदौर। घनश्याम सोनी होशंगाबाद से। नमस्ते, रुपेश लामा, नेपाल। सौम्या भारती पटना। अंजलि सिंह दिल्ली। विनय बाघेला शाजापुर मध्य प्रदेश। केतकी अशड़ा ग्वालियर। शिवानी पीपलीवाल दिल्ली। राहुल सिंह कुशवाहा भोपाल। आयुषी जीना दिल्ली। गोविंद परमार ग्वालियर से। राजेश कुमार दीना मध्य प्रदेश। सत्यम छेत्री रीवा से। नेहा वर्मा बनारस। मनीष गौड़ा राजस्थान। संदीप बेड़ा उड़ीसा। गौरव सिंह चौहान सीधी। मयंक खन्ना सीहोर मध्य प्रदेश। प्रियम जैन सिलवानी मध्य प्रदेश। कमल पाराशर शाजापुर मध्य प्रदेश। इस नाटक के जो नेपथ्य में थे, जो संगीत पक्ष था, संगीत रहीमुद्दीन के साथ वादक और भूमिका के मुख्य स्वर में गाना और कविता पाठ भोपाल की वरिष्ठ अभिनेत्री और गायिका महुआ चटर्जी। ये प्रोडक्शन हम लोग ने कुछ इस तरह से किया है कि ये पूरा स्टूडेंट प्रोडक्शन है। इसकी लाइटिंग भी स्टूडेंट ने की है, मेकअप भी, सेट भी, कॉस्ट्यूम भी, ये पूरी तरह से स्टूडेंट्स ने ही खुद से किया है। हमने किसी को बाहर से इनवाइट नहीं किया सिवाय म्यूजिक के लोगों के लिए, और सब कुछ विद्यालय के लोगों ने किया, क्योंकि वो ट्रेनिंग है। बाहर निकल कर हम हर जगह लाखों रुपया खर्च करके, हज़ारों रुपया खर्च करके एक्सपर्ट बुला के नाटक नहीं कर सकते बार बार। तो अगर नाटक करना है, जनता में ले जाना है, तो उसको ऐसा सरल बनाना पड़ेगा कि वो कम संसाधनों में भी ज़्यादा असर डाले। हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच में श्रीलंका से आया हुआ एक कलाकारों का दल है, जिसमें कविराज जी उसको नेतृत्व कर रहे हैं, वो मंच पर आ जाएं। नेपाल से एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है कलाकारों का, उसके प्रमुख यहाँ पर आ जाएं। और आसाम से श्रीमान फिलिप साहब आए हैं, दर्शक मीडिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय दर्शक। हेलो, और मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ आदरणीय गिरिजा शंकर जी को कि वो मंच पर आए और हमारे अतिथियों को पुस्तक देकर उनका अभिनंदन करें।
CBI के वरिष्ठ अफसर श्री आशीष जी भी हमारे बीच में, मैं आदर के साथ उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा कि और ये पुस्तक मैं नाट्य विद्यालय की ओर से आदरणीय गिरिजा जी, आप सभी आए, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा 50 मिनट का नाटक है, लंबा नाटक है, इंटरवल करने की गुंजाइश नहीं है। ब्रेख्त का नाटक है, कमलेश्वर जी का अनुवाद है और विद्यार्थियों के इस बैच की ये पहली प्रस्तुति है, तो आप लोग जोरदार आशीर्वाद दें। हमारे बीच में पूरा पूर्वाभ्यास का जो प्रभार संभाला और चलते शो में भी विंग्स में मौजूद होकर एक्टरों को पूरा दिशा निर्देश देकर संभाला था, लोक नाट्य के विशेषज्ञ और हमारे विद्यालय के ही पूर्व स्नातक दमोह महलवाड़ा के विश्वनाथ पटेल जी। हमारे बैकग्राउंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग है जो बैक स्टेज का काम देखते हैं, विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, बिहार के मोहम्मद शहनशाह। विद्यालय में परमानेंटली लाइट का काम देखते हैं, भारतवंश से रिटायर्ड हैं और बड़े ही वरिष्ठ लाइट विशेषज्ञ हैं, कमलेश जी। आइए कमलेश सबका एक बार फिर से अभिनंदन। आते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। शब खैर, गुड नाइट। और इस नाटक के डायरेक्टर श्री आलोक चटर्जी जी।